नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे पाचन शक्ति से संबंधित यानी पाचन से संबंधित यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रहेगी। लेकिन दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज सुबह अपन ने मॉर्निंग में भी क्लास ली थी थ्योरी की और आज अब शाम को जो इवनिंग है उसमें भी अपन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, आज ज़्यादा से ज़्यादा अपन एग्जाम तक क्लास लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें एक बार। और जो आज की अपनी यहाँ पे प्रश्न उत्तरी रहेगी दोस्तों वो रहने वाली है सीरीज नंबर 38। ध्यान रखना है दोस्तों, सीरीज नंबर 38, सीरीज नंबर यहाँ पे 38 रहेगी और सीरीज नंबर 37 अपन ने सुबह मॉर्निंग के अंदर ले ली थी। तो क्लास को आप ज़रूर एक बार शेयर और लाइक कर दें ताकि अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करें एक बार। तो शेयर और लाइक करें और लगभग 70 से 80 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। और क्लास को शेयर और लाइक करके एक बार आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन एक बार मैं इसको सेट भी कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे ग्रास नली, जिसे अपन फूड पाइप के नाम से जानते हैं, को क्या कहते हैं। यानी ग्रास नली है, फूड पाइप है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ईसोफेगस, ट्रेकिया, डोडिनम या फिर इलियम। दोस्तों, ग्रास नली को अपन किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप इंग्लिश में इसे बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ईसोफेगस, भी इसे अपन कहते हैं। ग्रास नली फूड पाइप को अपन ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, ग्रास नली को ईसोफेगस के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी अपन ग्रास नली, फूड पाइप, ईसोफेगस और इसके अलावा भी अपन उसे किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रेकिया, डोडिनम, गैलेट या फिर इलियम। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन गैलेट कहते हैं। ध्यान रखना है, ग्रास नली को फूड पाइप, ईसोफेगस और या गैलेट भी कह सकते हैं। तीनों नाम अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं इनके। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहे दोस्तों, शेयर करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस पोषक तत्वों में नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, ये अपन ने बहुत बार देख लिया है कि कौन सा पोषक तत्व है इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है नाइट्रोजन होता है इसके अंदर, यहाँ पे प्रोटीन होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। साथ ही में दोस्तों अन्य जो कार्बोहाइड्रेट वसा है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी 3 उपस्थिति होती है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो सिर्फ प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, इसलिए प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डर आहार के नाम से जानते हैं। बॉडी बिल्डर आहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, एक बार इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ स्लाइड को, फिर अपन कंटिन्यू रहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, वो देखिए आप एक बार, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन है वो कहाँ पचता है। पूर्ण रूप से पूछा गया है, वो मनुष्य का भोजन है वो कहाँ पचता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रेक्टम, लीवर, कोलन या छोटी आंत। दोस्तों, पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पचता है? प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे छोटी आंत, जिसे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर, यहाँ पे ध्यान रखना है 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। लगभग 90% भोजन का पाचन यही होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखें। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं। लाइपेज। प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लाइपेज है दोस्तों, वो वसा यानी फैट के जो पाचन होता है, फैट का पाचन के लिए यहाँ पे सहयोग करता है। कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज एंजाइम फैट के पाचन में उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्वों को पचाता है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम है वो किस पोषक तत्वों को पचाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। लाइपेज, ध्यान रखना है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सिन पूछा गया है, तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रश्न नंबर 6
सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। ध्यान रखना है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अग्नाशय जिसे अपन पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पचाने में मदद करता है। यानी पेनक्रियाज जिसे अपन अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है जो अपने को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज या लिपेज। दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, अपन ने देख लिया है। टाइलिन जो लार में पाया जाता है, लार होती है उसमें। एमाइलेज और लिपेज इसमें से कौन सा एंजाइम रहेगा, तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों। एमाइलेज होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और किसका पाचन करता है दोस्तों, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित हो जाती है। अगर ज़्यादा अपन कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो वो किस रूप में शरीर में जमती है, एकत्रित होती है, और वो कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होती है। प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लीवर होता है। इस लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में, ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, ओसोफेगस की ओर से दूसरे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ओसोफेगस है उसे अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं, वो अपन ने देख ही लिया है। इसे अपन फूड पाइप भी कहते हैं दोस्तों। ओसोफेगस को अपन फूड पाइप, साथ ही में दोस्तों इसे अपन अन्य किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन गैलेट्स के नाम से जानते हैं, पहले भी ये प्रश्न आ गया है। ओसोफेगस, फूड पाइप और गैलेट्स, और इसे हम हिंदी में अपन ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं, ग्रास नली। ये 3-4 नाम इसके अपने यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, रहेगा दोस्तों, जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। यानी जठर रस जो पेट में बनता, आमाशय में बनता है, तो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में रेनिन, जठर लाइपेज, पेप्सिन या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यानी जठर रस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें उपरोक्त सभी एंजाइम पाए जाते हैं। यानी जठर लाइपेज भी पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, ये सभी एंजाइम किस में पाए जाते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, जठर रस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस कहते हैं दोस्तों, कौन सा एसिड निकलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जठर रस से कौन सा एसिड निकलता है। साथ ही में दोस्तों अपन ने ऊपर भी देख लिया है, रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज ये भी निकलते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सा एसिड इससे निकलता है, अम्ल निकलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जठर रस से जो अम्ल या एसिड निकलता है वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अपन HCl के नाम से जानते हैं दोस्तों। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाला एसिड रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, पित्त जिसे अपन बाइल के नाम से जानते हैं, किसको पचाने में मदद करता है। जो पित्त होता है दोस्तों, ये किसको पचाता है, और पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्ताशय से निकलता है। ध्यान रखना, पित्ताशय में इकट्ठा होता है और यकृत द्वारा भी निकलता है। यकृत द्वारा पित्त का स्त्राव किया जाता है और ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, पित्त होता है, बाइल होता है, वो ये वसा यानी फैट के पाचन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे इलियम है, ये कौन से तंत्र का अंग या भाग है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन, कंकाल तंत्र। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, ये पाचन तंत्र का भाग है। और पाचन तंत्र में भी किसका भाग है, इलियम, तो वो छोटी आंत का रहेगा दोस्तों। छोटी आंत होती है उसका भाग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा एंजाइम है शरीर में जिसकी वजह से फटता है।
यानी ये जठर रस जिसे गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर पाया जाता है। जठर रस में ये एंजाइम पाया जाता है। जो जठर रस होता है इसमें ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो दूध को अंदर जाते ही फाड़ देता है, फट देता है। वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है रेनिन एंजाइम है, इसकी वजह से दूध है जो अंदर जाते ही फट जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों रेनिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अग्नाशय की लैंगरहैंस, लीवर, थायराइड या एड्रिनल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि है, यानी पैनक्रियाज ग्रंथि की जो लैंगरहैंस आइसोलेट्स होते हैं उनके द्वारा निकलता है। और आइसोलेट्स में भी कौन सी ग्रंथियाँ होती है, एक बीटा ग्रंथियों द्वारा निकलता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन, ध्यान रखना है, बीटा ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं। एंटी डायबिटिक जो हार्मोन है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एंटी डायबिटिक हार्मोन है वो किसे कहा जाता है। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है वो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। क्योंकि इससे कौन सा रोग होता है तो मधुमेह, ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है दोस्तों तो मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाएगा, ये अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार इजीली दिखाई देगा आपको। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों जो आंत है जिसे अपन इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं किस क्रम में होती है। जो आंत होती है वो किस क्रम में होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत है, दोनों का क्रम कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के अंग या भाग पूछे जाते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। छोटी और बड़ी आंत है दोनों के अपने को भाग याद होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा डेडुनम, जेजुनम, इलियम, कोलन और रेक्टम है, ये आंत के क्रम से भाग रहेंगे। उसमें 3 है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम ये छोटी आंत के हैं और कोलन और रेक्टम है ये बड़ी आंत के भाग है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप शेयर जरूर करते रहो दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर आप जरूर करें। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों मधुमेह रोग जिसे अपन डायबिटीज़ कहते हैं किसकी कमी से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ हो जाता है, यानी किसकी कमी से। रक्त के अंदर इसकी कार क्या, रक्त की जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज होता है रक्त के अंदर, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। कौन से रोग से, मधुमेह से। तो किसकी कमी से होता है तो प्रश्न नंबर 18 सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी कमी से शरीर में मधुमेह रोग या डायबिटीज़ होता है और रक्त होता है ब्लड, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 पाचन तंत्र जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं को नियंत्रित करने वाली नाड़ियाँ या नर्व्स कहाँ से पाचन तंत्र में पहुँचती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कहाँ से पहुँचती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों, ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जो पाचन तंत्र है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो नियंत्रित करने वाली जो नाड़ियाँ हैं, नर्व है, वो कहाँ से पाचन तंत्र में पहुँचती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीवर, गोल ब्लैडर से, मस्तिष्क के अचेतन भाग, मेरुदंड से, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों जो इसको नियंत्रित करने वाली जो नाड़ियाँ, नर्व है वो मस्तिष्क के अचेतन भाग, ध्यान रखना अचेतन भाग है, मेरुदंड यानी जो बोन मेरो है, वर्टिब्रा है, उससे जो निकलने वाली जो नर्व है, नाड़ियाँ है, उनसे नियंत्रित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ या नर्व सिस्टम है कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ हैं वो कौन सा पदार्थ छोड़ती है, रसायन छोड़ती है। टाइलिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एसिटिलोकाइनिन या एडिनेलाइन। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे एसिटिलकोलाइन व एडिनेलाइन। ये 2 प्रकार के जो एंजाइम है, रसायन है, वो यहाँ पे पाचन तंत्र में नाड़ियाँ या नर्व सिस्टम के द्वारा छोड़ा जाता है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, कोलन किस तंत्र का भाग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो कोलन है वो किस तंत्र का भाग रहेगा, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन या फिर कंकाल तंत्र। दोस्तों पहले भी ये पोर्शन पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका भाग रहेगा कोलन। और कोलन स्पेशली किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग रहेगा दोस्तों। जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका भाग रहेगा। और बड़ी आंत किसका भाग है, तो वो पाचन तंत्र का रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, शरीर का वह भाग जहाँ पित्त या बाइल निकलता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर का वह भाग जहाँ से पित्त बाइल निकलता है। और दोस्तों जो बाइल होता है वो किसका पाचन करता है, पित्त या बाइल, तो वो वसा का पाचन करता है, यानी फेट का पाचन करने का कार्य करता है। तो ये शरीर कहाँ से निकलता है, छोटे हाथ, बड़े हाथ, यकृत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों। मैंने बताया था कि ये यकृत या लीवर से ध्यान रखना है, इसे अपन लीवर भी कहते हैं। लीवर या यकृत से बाइल, पित्त या रस निकलता है जो वसा के पाचन में कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है। दोस्तों शरीर के अंदर जो पानी है, पानी का बैलेंस या संतुलन कौन बनाए रखता है, लीवर, फेफड़े, गुर्दे या पेट। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो गुर्दे है, किडनी है, वो शरीर के अंदर पानी या जल का क्या बनाए रखते हैं, वो संतुलन या बैलेंस बनाए रखते हैं, ध्यान रखना है। वो लीवर या गुर्दे, इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 24। प्रश्न नंबर 24, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जो ये एंजाइम है शरीर में वो कहाँ से निकलते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लिपेज हो गया, तो वो एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। दोस्तों जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, लिपेज है ये भी वसा या फैट का पाचन करता है। साथ ही में वसा का पाचन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो कौन करता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज ये एंजाइम है वो कहाँ से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है डोडिनम। जो छोटी आंत का पहला भाग है दोस्तों डोडिनम, वहाँ से निकलते हैं कौन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों एक बार, शक्कर जिसे अपन डायबिटीज कहते हैं की बीमारी होने का क्या कारण है। दोस्तों यहाँ पे शक्कर की बीमारी होने का क्या कारण है, डायबिटीज़ की बीमारी होने का क्या कारण है। अगर इंग्लिश में देखो तो डायबिटीज़ बीमारी होने का क्या कारण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीवर ग्रंथि का खराब होना, पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, कै दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, यानी अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि में अगर ख़राब हो जाती है तो इससे जो निकलता है हार्मोन इंसुलिन, इसकी कमी के कारण, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, आंतरस जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं दोस्तों, आंतरस को अन्य किस नाम से जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्लास्ट्रिक जूस, साइट्रिक जूस, सक्सिस्टिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। आंतरस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न नंबर 26 में ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सक्स इंट्रिकस है, वो यहाँ पे इसका अन्य नाम रहेगा दोस्तों। जो आंतरस है इसका नाम है वो सक्स इंट्रिकस रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ऐसे नाम है वो याद रखने में भी दिक्कत होती है, तो इनको अपने को याद रखना है। और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं कि आंतरस है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सक्स इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, वसा जिसे अपन फैट्स के नाम से जानते हैं शरीर में किस रूप में संचित होती है या इकट्ठी हो जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर के अंदर जो वसा है फैट वो किस रूप में इकट्ठी होती है, तो दोस्तों शरीर में जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन किस रूप में होते हैं, तो अमीनो एसिड के रूप में प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज शर्करा जो होती है। तो प्रश्न नंबर जो 27 है दोस्तों वो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ग्लिसरीन या फैटी एसिड होता है
वो यहाँ पे ध्यान रखना है। वसा उस रूप में इकट्ठी होती है, और कहाँ इकट्ठी होती है दोस्तों, जो यकृत के अंदर, ध्यान रखना है, यकृत के अंदर भी इकट्ठी होती है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट भी इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अभी बताया था मैंने, इससे पिछले वाले प्रश्न नंबर 27 बताया था कि प्रोटीन किस रूप में इकट्ठा होता है शरीर के अंदर, ग्लूकोज, ग्लोबिन, अमीनो एसिड या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अमीनो एसिड के रूप में, यानी प्रोटीन का छोटा रूप कौन सा होता है, वो अमीनो एसिड कहलाता है। तो प्रोटीन का शरीर में अमीनो एसिड के रूप में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है, एडिपो टिश्यू, अमीनो एसिड, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने बताया था कि जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में इकट्ठा होता है। एडिपो टिश्यू ये वसा है, वो एडिपो टिश्यू ये ग्लिसरीन इनके रूप में इकट्ठी होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर में, वो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। और कहाँ इकट्ठा होता है दोस्तों, तो ये यकृत के अंदर इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। दोस्तों जो आलू होता है उसका पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज या टाइलिन। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो आलू होता है उसको पचाने वाला एंजाइम रहेगा वो एमाइलेज होगा दोस्तों, एमाइलेज। और आलू के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो इसको पचाने में एमाइलेज उपयोगी होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, बड़ा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है, शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर अपन एक्सरसाइज करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंतों की मालिश से पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण बढ़ता है, चयापचय क्रिया में सुधार होता है, कह दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कह दोनों रहेगा, यानी इससे चयापचय मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है वो भी बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म की ध्यान रखना है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म की चयापचय की क्रिया बढ़ जाती है। साथ ही में दोस्तों आंतों की मालिश मसल, इसके कारण न्यूट्रन जो अवशोषण किया जाता है भोजन का, वो इसमें ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो एमाइलेज एंजाइम है शरीर में, वो क्या कार्य करता है, प्रोटीन को पचाता है, वसा को एडिपो टिश्यू में संचित करता है, शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। एमाइलेज एंजाइम का कार्य करता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, एमाइलेज एंजाइम है शरीर में, वो यहाँ पे शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे शर्करा जिसे ग्लूकोज के रूप में जानते हैं, उसको स्टार्च या और माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे जो ऊर्जा मिलती है वो रहेगी दोस्तों 4.1 किलो कैलोरी। ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 ग्राम वसा यानी फैट के जलने से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा अपने को यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे दोस्तों अब फैट यानी वसा के बारे में पूछा गया है, उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9.1 किलो कैलोरी। ध्यान रखना है 9.1 किलो कैलोरी। और सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से वसा से मिलती है। एक अणु में 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 35 का वो रहने वाला है 4.1 किलो कैलोरी होती है। ध्यान रखना है दोस्तों। साथ में आपको मैं फैक्ट बताऊं तो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट उनसे 4.1 मिलती है दोनों से, और साथ में जो वसा होती है, फैट होता है, उससे 9.1 मिलता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। और दोस्तों क्लास को शेयर करने में आप कमी रख रहे हैं तो क्लास को शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहे। प्रश्न नंबर 36, बॉडी बिल्डर न्यूट्रेंट। दोस्तों बॉडी बिल्डर न्यूट्रेंट है वो किसे कहा जाता है, या बॉडी बिल्डर आहार है वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों इस आहार में बॉडी बिल्डर जो न्यूट्रेंट है, इस आहार में क्या होता है तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें होती है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 36 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों बॉडी बिल्डर न्यूट्रेंट है वो यहाँ पे प्रोटीन को कहा जाता है, और इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। ऊर्जा जिसे अपन एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा देने वाला न्यूट्रेंट है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऊर्जा देने वाला न्यूट्रेंट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, दोनों, या फिर प्रोटीन। ऊर्जा देने वाला न्यूट्रेंट किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जो ऊर्जा देने वाला न्यूट्रेंट रहेगा दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट भी अपने को ऊर्जा देता है और वसा भी अपने को यहाँ पे ऊर्जा देती है। तो प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क और ख दोनों। लेकिन प्रोटीन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, शरीर को ऊर्जा नहीं देता, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने वाले कार्यों को संचालित करने में सहयोग करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है, वो मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों। 1 ग्राम मात्रा में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देने वाला रहेगा वो कौन सा पोषक तत्व है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जो वसा होती है दोस्तों, वसा जो इसे अपन फैट कहते हैं, वो 1 ग्राम मात्रा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। कितना देता है, 9.1 किलो कैलोरी। ध्यान रखना 9.1 किलो कैलोरी सबसे ज़्यादा देता है। साथ ही में दोस्तों प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना देता है, तो वो 4.1 किलो कैलोरी देता है। वो अपने को यहाँ पे दोनों फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में खाना चाहिए, यानी जो कौन सा तत्व है भोजन का वो सबसे ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए खिलाड़ी को। वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर करने में कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 39 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो खिलाड़ी है वो उसको सबसे ज़्यादा अपनी भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे जल्दी ऊर्जा देता है दोस्तों, जल्दी ऊर्जा देने का कार्य करता है। साथ ही में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा देने का कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट ही खिलाड़ी को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में पचाता है दोस्तों। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को किस रूप में पचाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन, ध्यान रखना है दोस्तों, यानी एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन दोनों में पचाता है। और जो प्रोटीन होता है वो किस रूप में पचता है, तो अमीनो एसिड के छोटे रूप में पचता है, लेकिन किस रूप में, पेप्टोन और एल्ब्यूमाइन के रूप में पचाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। बॉडी बिल्डर आहार में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताया जाए। जो बॉडी बिल्डर आहार है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है। पीछे भी ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों बॉडी बिल्डर आहार अपने को पता है प्रोटीन, तो प्रोटीन की मात्रा बॉडी बिल्डर आहार या न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके अंदर मैंने बताया था नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा पोषक है वो शरीर के विकास यानी वृद्धि के लिए सहायक होता है, डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट।
प्रश्न नंबर 42 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, शरीर के विकास और वृद्धि के लिए जो सहायक होता है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, वो रहने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन होता है वो शरीर का बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोटीन पोषक तत्व शरीर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 43, एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है उसके भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा ये, कि छोटे बच्चे के भोजन में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होनी चाहिए, वसा, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 43 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है छोटे बच्चे के भोजन में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसे अपन बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। और ये शरीर के छोटा बच्चा होता है उसके वृद्धि और विकास में सबसे ज़्यादा कार्य करता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, पेनक्रियाटिक रस क्या होता है। दोस्तों जो पेनक्रियाटिक रस है वो क्या होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, एंजाइम, मिनरल्स या विटामिन। पेनक्रियाटिक रस क्या होता है। प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेनक्रियाटिक रस होता है दोस्तों, जिसे अपन इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन, और साथ में एंजाइम भी कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रियाटिक रस होता है, उसे अपन एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से होता है। दोस्तों जो मेटाबॉलिज्म का संबंध है, जिसे अपन चयापचय, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, चयापचय के नाम से जाना जाता है, चयापचय। तो इसका संबंध किस तंत्र या सिस्टम से होता है, इजी आप बता सकते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उससे चयापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपादित की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, मेटाबॉलिज्म। दोस्तों यहाँ पे जो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है। चयापचय की क्रिया कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। मेटाबॉलिज्म चयापचय की क्रिया कौन सी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो क्लास को ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कमी करते हैं, तो शेयर को ज़्यादा करते रहे ताकि और भी दोस्तों को क्लास का फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों आप लगभग 2-3 दिन में अपन वापस से सुबह मॉर्निंग में थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मेटाबॉलिज्म को जो नियंत्रित करता है प्रोसेस, वो थायराइड ग्रंथि रहेगी दोस्तों। जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलने वाले हार्मोन के द्वारा मेटाबॉलिज्म या चयापचय की क्रियाओं को कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों दूध है, दूध के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। और ध्यान रखना है दोस्तों, साथ ही में मैं दूध को बता दूं, दूध को अपन संपूर्ण आहार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, कंप्लीट आहार या संपूर्ण आहार के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो प्रश्न नंबर 47 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है दूध है। दूध में कौन सा अधिक मात्रा में होता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। ध्यान रखना है, प्रोटीन है वो दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों इसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है। कैल्शियम तो वो खनिज लवण होती है कैल्शियम, लेकिन इसमें पोषक तत्व कौन सा है, तो वो प्रोटीन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, विलाई किस तंत्र, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, विलाई किस तंत्र या सिस्टम का भाग होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। विलाई किस तंत्र या सिस्टम का भाग होता है, विलाई किस तंत्र या सिस्टम का भाग होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों विलाई क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो विलाई जो ये अपनी ब्लड की जो ब्लड होता है, जो नसें होती हैं जिसे अपन धमनियाँ और शिराओं के नाम से जानते हैं, उनमें अंदर की तरफ छोटे छोटे ऐसे अंकुर की तरह उभार होते हैं। उभार जो ब्लड के अंदर क्या होता है, जिसे अपन भोजन करते हैं, उस भोजन को वो अपने अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं ब्लड के अंदर, वो खींचने का कार्य विलाई के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका भाग रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। और क्लास पसंद आती है तो दोस्तों आप क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर किया करो,
और आगे कौन सा टॉपिक लाए, यानी नेक्स्ट प्रश्न 3 में कौन सा टॉपिक लाए, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें कि अगला कौन सा टॉपिक आपके लिए लाया जाए। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है, यानी छोटी आंत के कौन से भाग में जो पचा हुआ खाना है, भोजन है, वो समाहित या इकट्ठा हो जाता है, वो अपने क्या पे बताना है। विलाई, एलुलाई, रेक्टम, गोल ब्लैडर। पचा हुआ, ध्यान रखना है दोस्तों, पचा हुआ भोजन है वो यहाँ पे काम में आता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो छोटी आंत का किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है, प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विलाई। विलाई क्या करता है दोस्तों, जो पचा हुआ भोजन है, तो ये खून की जो नलिकाएं, सिराएं और धमनियां होती है, उनके द्वारा अंदर की तरफ पचा हुआ भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं वो खींच लिए जाते हैं अंदर की तरफ और ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं। तो विलाई, इसका ध्यान रखना है, वो पचा हुआ भोजन समाहित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को विलाई कौन से रूप में समाहित करता है, यानी किस रूप में अंदर अपने अंदर खींचता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्लूकोज होता है और जो अमीनो एसिड होते हैं, यानी अमीनो एसिड को किसके बहुलक है, प्रोटीन के। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड को विलाई किस रूप में अपने अंदर खींचता है, रक्त नलिकाओं में, तंत्रिकाओं में, लीवर में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपने देख लिया है, रक्त नलिकाओं में समाहित करता है, यानी जो ब्लड की नलिकाएं होती है उसके अंदर रक्त में मिक्स करने का कार्य ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो ऊर्जा होता है भोजन का जो पचा हुआ भाग है उसको ब्लड के अंदर मिक्स करने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों, वो विलाई करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 51। प्रश्न नंबर 51, वसा जिसे अपन फैट कहते हैं, वसा को छोटी आंत के विलाई में कौन समाहित करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो वसा है, फैट है, इसको छोटी आंत के विलाई में कौन समाहित करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गोल ब्लैडर, लीवर, लेक्टिलस या फिर पेनक्रियाज। प्रश्न नंबर 51 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लेक्टिलस होता है दोस्तों, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, छोटी आंत के विलाई भाग में फैट को समाहित करने का कार्य करता है लेक्टिलियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर है वो कौन सा पदार्थ निकालता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गोल ब्लैडर कौन सा पदार्थ निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंसुलिन, स्टार्च या बाइल। प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है बाइल जूस है। जो बाइल है जिसे अपन पित्तरस के नाम से जानते हैं, तो वो सबसे पहले तो निकलता किस में दोस्तों, मैं बता दूं, तो वो यकृत से निकलता है, लेकिन यकृत से निकलने के बाद वो किस में जाता है, तो यकृत से निकलने के बाद वो पित्ता से, यानी गोल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, उसमें जाता है। क्या इकट्ठा होता है, तो पित्त किसके अंदर इकट्ठा हुआ है दोस्तों, पित्ता से, या इसे अपन गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, इसमें से निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, बाइल नामक द्रव कहाँ बनता है दोस्तों। बाइल है, मैंने बताया है, बाइल जिसे अपन पित्तरस के नाम से जानते हैं, ये बनता कहाँ है, ये पूछा गया है, बनता कहाँ है, कहाँ बनता है, लीवर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या गोल ब्लैडर में। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53। तो मैंने बताया था दोस्तों, ये बनता तो कहाँ है, तो बनता कहाँ है, लीवर में, और इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ता से, जिसे अपन गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। तो बाइल जूस बनता कहाँ है, तो वो लीवर में बनेगा, और इकट्ठा कहाँ होता है, तो वो इकट्ठा पित्ता से, जिसे अपन गोल ब्लैडर कहते हैं। तो बनता है कहाँ है, ये पूछा गया है, कहाँ बनता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों लीवर, यानी यकृत में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, 24 घंटे में कितना बाइल रस या बाइल जूस है वो गोल ब्लैडर से निकलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 24 घंटे में कितना बाइल जूस गोल ब्लैडर से निकलता है, यानी बनता तो कहाँ है दोस्तों, यकृत में, और इकट्ठा कहाँ हो जाता है, गोल ब्लैडर, जिसे अपन पित्ता से कहते हैं, और इससे वो फिर शरीर के अंदर जाता है आगे। तो कितना रस 24 घंटे में गोल ब्लैडर से बाहर निकल जाएगा, तो प्रश्न नंबर 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी आधा से 1 लीटर, ध्यान रखना है, आधा से 1 लीटर रक्त जो बाइल जूस है शरीर में, वो यहाँ पे गोल ब्लैडर में निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
यानी कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों शरीर में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को अपन खाते हैं तो वो किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में शरीर में जम जाती है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कहाँ जाके जमती है। तो प्रश्न नंबर 55 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लीवर। मैंने बताया है कि लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जम जाती है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है। दोस्तों लीवर के अंदर कौन सा पोषक तत्व है जो स्टोर हो जाता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्या है दोनों या प्रोटीन। प्रश्न नंबर 56 बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लीवर या यकृत के अंदर जो पोषक तत्व जमा होता है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है। मानव शरीर में जो भोजन है वो सबसे पहले कहाँ पचता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पेट में, मुंह में, छोटे आंत में या बड़ी आंत में। सबसे पहले पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ पचता है। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे पहले जो पचता है वो मुंह के अंदर, क्योंकि भोजन सबसे पहले किस में जाता है दोस्तों, तो याद रखना है सबसे पहले भोजन है वो मुंह के अंदर जाता है। मुंह के बाद में फिर वो आगे जाएगा ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत, इस प्रकार वो आगे तक जाता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों जो छोटी आंत है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो अपनी जो छोटी आंत होती है दोस्तों, वो छोटी आंत कितने भागों से मिलकर बनी होती है, तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तो वो इस प्रकार, मैं आपको बताऊं दोस्तों किस प्रकार होती है, तो इस प्रकार वो लिपटी हुई होती है, मतलब एक दूसरे से ऐसे बैंड हुई होती है। लेकिन अगर सीधे रूप में देखें तो अपन छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग कौन सा होता है, पहला भाग डेडोनम, दूसरा जेजुनम और लास्ट वाला जो तीसरा भाग होता है उसे अपन इलियम के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी जेजुनम, इलियम और जो डेडोनम है 3 भाग ये छोटी आंत के रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, बड़ी आंत किन 2 भागों से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी आंत कितने भागों से मिलती है, 3 भागों से। छोटी आंत है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, लेकिन बड़ी आंत कितने भागों से, वो 2 भागों से। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और 2 भाग कौन कौन से है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 59 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 2 भाग, रेक्टम और कोलन। ध्यान रखना है दोस्तों, कोलन और रेक्टम होता है वो छोटी बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, मानव शरीर के पाचन तंत्र, ध्यान रखना है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियाँ आती है वो अपने यहाँ पे बताना है। पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि आती है, लार ग्रंथि, लीवर, पेनक्रियाज या उपरोक्त सभी। दोस्तों पाचन तंत्र में पूछा गया है तो प्रश्न नंबर 60 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी है, क्योंकि पाचन तंत्र में लार ग्रंथि जो मुंह में होती है, लीवर होता है यकृत और पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि है, सभी पाचन तंत्र के हिस्से कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, मानव की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार के अंदर पूछा गया है दोस्तों, वो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र के ईसोफेगस, जिसे अपन ग्रास नली, गैलेट के नाम से भी जानते हैं, कितना भोजन पचता है दोस्तों। यानी पाचन तंत्र के जो ईसोफेगस है, ग्रास नली है, इसमें कितना भोजन पचता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 25, 50, 5 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ईसोफेगस, इसे अपन ग्रास नली, इसे अपन गैलेट्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कितना भोजन पचता है। प्रश्न नंबर 62 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ध्यान रखना, जो ईसोफेगस है जिसे अपन फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे अपन फूड पाइप के नाम से जानते हैं, इसमें भोजन पचता नहीं है, बल्कि मुंह से भोजन नीचे आमाशय तक जाने का रास्ता होता है, ये ओनली रास्ता होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों, छोटी आंत का वह भाग
जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत का कौन सा भाग है जो पेट के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है? दोस्तों पेट क्या होता है जिसे अपन आमाशय कहते हैं, ये आमाशय, और आमाशय के तुरंत बाद छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है जो इसके चारों तरफ लगी हुई होती है इस प्रकार। तो ये जो पेट है, मान लो आमाशय ये है, इस आमाशय के बाद में छोटी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 63 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 63 का, उसे अपन डोडेनम ध्यान रखना है। छोटी आंत का पहला भाग डोडेनम कहलाता है जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? यानी भोजन में अगर अपन प्रोटीन यूज करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पचता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेट, मुंह, लीवर, छोटी आंत में। दोस्तों यहाँ पे भोजन में जो प्रोटीन लिया जाता है वो सबसे पहले कहाँ पचता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा दोस्तों। प्रोटीन होता है वो पेट के अंदर पाचन यानी आमाशय के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, आमाशय के अंदर इसका पाचन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, एक वयस्क यानी एडल्ट पुरुष होता है, उसमें छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है, लगभग अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों छोटी आंत में एक वयस्क व्यक्ति में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? प्रश्न नंबर 65 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 65 का कि 6.5 मीटर के लगभग छोटी आंत की लंबाई होती है। और अगर फिट में देखें दोस्तों तो ये लगभग 20 से, ध्यान रखना है 20 से 22 फीट, ध्यान रखना है 20 से 22 फीट में होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, जीन्स का संवहन कहाँ होता है? दोस्तों जो शरीर में जीन होती है, ये जीन्स का संवहन है वो कहाँ होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका फटा था, कोशिका में भी मैंने बताया था। तो जीन का संवहन होता है, संवहन का मतलब आगे तक जाना, वो किस में होता है? दोस्तों ये अपनी कोशिका है, कोशिका में ये बीच में केंद्रक होता है और ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है इसके ऊपर। साथ ही में दोस्तों केंद्रक है, केंद्र के अंदर भी केंद्रक द्रव्य, और केंद्र के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जीन किसके अंदर होता है, केंद्र के अंदर और डीएनए के ऊपर, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, डीएनए के द्वारा जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 67, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है, कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनुष्य में जो स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है वो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा बताना है। स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? प्रश्न नंबर 67 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लार तथा अग्नाशय जो स्राव होता है, लार ग्रंथि से कौन सा टाइलिन, और अग्नाशय से जो कौन सा अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस है वो स्राव किया जाता है जिसके द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार अपन ने 67 देख लिए हैं, और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 68 देखे दोस्तों यहाँ पे, पेप्सिन किसके पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न होता है? दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किसके पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रिप्सिन से भिन्न होता है, ट्रिप्सिन दोस्तों किसका पाचन करता है? तो वो प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रखना है। तो ये पेप्सिन से किस रूप में ट्रिप्सिन से भिन्न है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 68 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है आमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे आमाशय होता है, आमाशय में जो अम्लीय माध्यम में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में भिन्न होता है। बाकी प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन, और पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? वो भी प्रोटीन का, लेकिन ये आमाशय में भिन्न होता है, इसका पाचन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 69, कशेरुकियों के आमाशय में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है? दोस्तों जो आमाशय है इस आमाशय में अधिकतर कौन सा भोजन पचता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या यह सभी। प्रश्न नंबर 69 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है आमाशय के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाचन किया जाता है वो यहाँ पे प्रोटीन का किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखें दोस्तों, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है? दोस्तों जो आमाशय है, पेट है, इस पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे अपन HCl के नाम से जानते हैं, इसका क्या कार्य होता है? निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन को सक्रिय ट्रिप्सोनोजन में बदलता है, भोजन का अवशोषण करता है,
आमाशयी ग्रंथियों को स्रावित एंजाइम को घोलता है या भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। प्रश्न नंबर 70 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आ जाता है उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, पेट के अंदर या आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 रहेगा दोस्तों, कौन सा हार्मोन पित्ताशय का संकुचन और तथा अग्नाशय रस का स्रावण नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय रस का तो क्या करता है दोस्तों, संकुचन, पित्ताशय का तो संकुचन करता है जिसे अपन गोल ब्लैडर कहते हैं, और अग्नाशय रस है इसका स्रावण को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। तो प्रश्न नंबर 71 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, पित्ताशय का संकुचन और अग्नाशय रस का कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। एक प्रकनली में मांड, ध्यान रखना है दोस्तों, एक प्रकनली में मांड किसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रकनली में मांड है, इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है। इन्वर्टेज, एमाइलेज, लाइपेज या माल्टेज। प्रश्न नंबर 72 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एमाइलेज होता है। मांड को अपन वसा भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, मांड है जिसे अपन क्या नाम से जानते हैं, वसा या फेट भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है, एमाइलेज रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखें दोस्तों, एमाइलेज कहाँ मिलता है दोस्तों, जो एमाइलेज है वो कहाँ मिलता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अग्नाशय में, पित्त में, लार में या लार या अग्नाशय रस में। प्रश्न नंबर 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों लार और जो अग्नाशय रस है उसके अंदर यहाँ पे एमाइलेज मिल जाता है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, कौन सा एंजाइम का पीएच मान 1.5, ध्यान रखना 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम है जिसका पीएच मान 1.5 है और वो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 74 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेप्सिन एंजाइम है जिसका पीएच मान होता है 1.5 और वो प्रोटीन का पाचन करता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.5 प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75। दूध प्रोटीन है, दूध कौन सा प्रोटीन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, लैक्टोजन, मायोसिन, पेप्सिन या केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है वो सीधा सीधा अपने को यहाँ पे बताना है। और दूध को जो पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों, वो रेनिन होता है। लेकिन दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रश्न नंबर 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है केसिन प्रोटीन होता है दोस्तों, वो दूध में पाया जाता है। और इस केसिन का पाचन कौन करता है दोस्तों, वो रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है दोस्तों। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके पच जाता है तो पचने के बाद अंतिम उत्पाद क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस रूप में बदल जाता है वो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा बताना है। प्रश्न नंबर 76 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद जो होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज इन तीनों रूप में बदल जाता है या अंतिम उत्पाद बन जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निकोटिनिक अम्ल के लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों। शरीर के अंदर निकोटिक अम्ल, ध्यान रखना है, इसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर में कौन सा रोग पैदा हो जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहे, और क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करके बताइए। निकोटिनिक अम्ल या निकोटिक एसिड है, उसके लंबे समय तक शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्लेगरा रोग हो जाता है, ध्यान रखना है। और प्लेगरा रोग विटामिन B3, ध्यान रखना दोस्तों, जो विटामिन B3 होता है उसकी कमी से भी प्लेगरा रोग हो जाता है। तो दोस्तों अपन ने 77 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाए दोस्तों।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और अगली एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बता दूं, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने सुझाव दें कि अगली प्रश्नोत्तरी में कौन से टॉपिक को अपन शामिल करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।